इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो अर्थव्यवस्था की गहराइयों को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। विशेष रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, या फिर जो अर्थशास्त्र में गहरी रुचि रखते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वे सीधे आर्थिक समीक्षा 2025-26 यानी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके पन्नों से लिए गए हैं। सही कहा। और ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ। तो हमारा मुख्य लक्ष्य इन भारी भरकम सरकारी दस्तावेजों से खासकर अध्याय 5 जो कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन पर केंद्रित है और अन्य प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक अवधारणाओं से उन जरूरी तथ्यों को निकालना है जो परीक्षा के नजरिए से बेहद अहम है। बिल्कुल। अक्सर ये जटिल आंकड़े केवल कागजी लगते हैं, लेकिन असल में ये तय करते हैं कि भविष्य में देश की नीतियां कैसी होंगी। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, बल्कि डेटा की परतों को हटाकर ये भी समझेंगे कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अर्थव्यवस्था को केवल संख्याओं का खेल समझना एक बड़ी भूल होगी। ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी कहते हैं हमारे समाज की, हमारी नीतियों की और हमारे भविष्य की दिशा की। इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम इन तथ्यों को एक बृहद परिदृश्य से जुड़कर देख सकें। जब कोई इन दस्तावेजों को पढ़े तो उसे केवल प्रतिशत या ग्राफ ना देखें, बल्कि उनके पीछे का पूरा अर्थशास्त्र समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति यानी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी से शुरुआत करते हैं। ठीक है। रियल जीडीपी और जीवीए के जो शुरुआती अनुमान सामने आए हैं वे काफी मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। वित्तीय वर्ष 26 के लिए जीडीपी विकास दर 7.4% और जीवीए 7.3% आंकी गई है। अब सवाल ये है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ये विकास दर आखिर आ कहां से रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। डेटा में गहराई से जाने पर पता चलता है कि इसका मुख्य आधार हमारी अपनी घरेलू मांग या डोमेस्टिक डिमांड है। उदाहरण के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या जिसे हम पीएफसीई कहते हैं, पीएफसी, वो बढ़कर अब जीडीपी का 61.5% हो गया है। बिल्कुल। मतलब आसान शब्दों में ये वो खर्च है जो आम भारतीय परिवार अपनी जरूरत की चीजों, सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और यह वित्तीय वर्ष 12 के बाद का सबसे उच्च स्तर है। देखिए, इस पीएफसी के आंकड़े का महत्व बहुत गहरा है। जब खपत जीडीपी के 61% से ऊपर जाती है तो ये बाजार को एक साफ संकेत देती है कि मांग स्थायी है। और इसी मांग को पूरा करने के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट सामने आता है वो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी जीएफसीएफ, यानी जो निवेश हो रहा है। बिल्कुल, निवेश। ये अर्थव्यवस्था में हो रहे कुल निवेश को मापता है, जैसे नए कारखाने लगाना, मशीनरी खरीदना या बुनियादी ढांचा तैयार करना। यह आंकड़ा 30% पर मजबूती से खड़ा है। 30%? हाँ। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो खपत और निवेश एक दूसरे के पूरक हैं। मजबूत खपत कंपनियों को क्षमता विस्तार के लिए प्रेरित करती है, जिससे निवेश चक्र यानी इन्वेस्टमेंट साइकिल को गति मिलती है। और इस खपत के पीछे एक बड़ा कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रहा सुधार भी है। आर्थिक समीक्षा स्पष्ट रूप से ट्रैक्टर और 2 पहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि को आर्थिक स्थिरता से जोड़ती है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में अर्थव्यवस्था को शहरों के नजरिए से मापा जाता है। बिल्कुल। लेकिन 2 पहिया वाहनों की बढ़ती बिक्री सीधे तौर पर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लौट रही क्रय शक्ति को दर्शाती है। जब अच्छी बारिश या बेहतर कृषि उपज के कारण ग्रामीण आय बढ़ती है तो उसका सीधा असर एफएमसीजी और विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ता है। सही कहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जब नकदी का प्रवाह बढ़ता है तो वो पूरी सप्लाई चेन को सक्रिय कर देता है। ट्रैक्टरों की बिक्री केवल कृषि क्षेत्र का यंत्रीकरण नहीं है, बल्कि यह किसानों के भविष्य के प्रति विश्वास और उनकी बेहतर होती बैलेंस शीट का भी संकेत है। अब यहाँ से चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जो यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। सरकार का खर्च करने का तरीका और राजकोषीय समेकन या फिस्कल कंसोलिडेशन। बहुत जरूरी विषय है ये। सरकार अपने बजट का उपयोग कैसे कर रही है, इसे समझने के लिए पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और राजस्व व्यय के बीच का अंतर समझना जरूरी है। पूंजीगत व्यय का मतलब है एक नया पुल, हाईवे या अस्पताल बनाना जो भविष्य में रिटर्न देगा। बिल्कुल, एक एसेट बनाना। हाँ,
जबकि राजस्व व्यय का मतलब है उस अस्पताल के कर्मचारियों का वेतन देना या सब्सिडी बांटना, जो कि रोजमर्रा का खर्च है। सही। महामारी के बाद से केंद्र सरकार की रणनीति स्पष्ट रूप से पूंजीगत व्यय की ओर झुकी है। ये जीडीपी के 1.7% से बढ़कर अब 3% हो गया है। एक बड़ा उछाल है। और अगर इसमें राज्यों को दिए गए पूंजीगत अनुदान को जोड़ लें तो यह प्रभावी रूप से 4% तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% रखा गया है। देखिए, ये जो रणनीति है इसे अर्थशास्त्र में कैपेक्स लेड ग्रोथ कहा जाता है। कैपेक्स लेड ग्रोथ। हाँ, सरकार घाटे को कम भी कर रही है और साथ ही परिसंपत्ति निर्माण पर खर्च भी बढ़ा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में मिलता है। मतलब 1 रुपए के खर्च पर ज्यादा का फायदा। बिल्कुल यही। अध्ययनों से पता चलता है कि जब सरकार बुनियादी ढांचे पर 1 रुपया खर्च करती है तो मध्यावधि से लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को लगभग 2.5 से 3.5 रुपए के बराबर का आर्थिक उत्पादन वापस मिलता है, क्योंकि इससे रोजगार पैदा होते हैं और लॉजिस्टिक की लागत कम होती है। ये तो केंद्र की एक अनुशासित नीति की बात हुई, लेकिन दस्तावेजों में राज्यों की राजकोषीय स्थिति को लेकर एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश की गई है। हाँ, वहाँ स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक स्पष्टीकरण देना जरूरी है। राज्यों के खर्च और नकद हस्तांतरण की जब हम बात करते हैं तो अक्सर यह एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन जाता है। स्वाभाविक है। एक तटस्थ विश्लेषक के तौर पर हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा, दल या नीति का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य केवल आर्थिक समीक्षा के मूल दस्तावेजों में दिए गए डेटा और उसके व्यापक आर्थिक परिणामों को सामने रखना है। सही बात है, हमें सिर्फ आंकड़ों और उनके प्रभाव पर फोकस करना है। तो समीक्षा के अनुसार कई राज्य बिना शर्त नकद हस्तांतरण यानी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स योजनाओं पर भारी खर्च कर रहे हैं। इस अत्यधिक राजस्व व्यय का परिणाम ये हुआ है कि नवंबर 2025 तक ही राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा उनके पूरे साल के बजट अनुमान का 155% पार कर गया है। 155%, ये आंकड़ा नीति निर्माताओं के लिए वाकई चिंता का विषय है। आर्थिक समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि जब राज्यों का राजस्व घाटा इस हद तक बढ़ जाता है तो उनके पास दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश के लिए वित्तीय गुंजाइश नहीं बचती। मतलब भविष्य के लिए पैसे नहीं बचते। बिल्कुल। बिना शर्त नकद हस्तांतरण तात्कालिक राहत तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में किए जाने वाले उस निवेश को कम कर देते हैं जो किसी राज्य की भविष्य की उत्पादन क्षमता तय करते हैं। रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस राज्य स्तरीय घाटे का एक और बहुत बड़ा परिणाम स्रोतों में बताया गया है, सॉवरेन बॉन्ड यील्ड पर इसका असर। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। अर्थशास्त्र की तैयारी करने वालों के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। क्या हम सॉवरेन बॉन्ड यील्ड को आसान भाषा में उस ब्याज दर के रूप में देख सकते हैं जिस पर सरकारें बाजार से उधार लेती हैं? बिल्कुल, इसे उसी रूप में समझा जा सकता है। जब सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए पैसे की कमी होती है तो वो बॉन्ड जारी करके निवेशकों से कर्ज लेती है। इस कर्ज पर उसे जो ब्याज या रिटर्न देना पड़ता है वही यील्ड है। अच्छा। अब यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि वैश्विक निवेशक और रेटिंग एजेंसियां सिर्फ केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा नहीं देखती। अच्छा, वे राज्यों का घाटा भी देखती हैं। जी हाँ, वे सामान्य सरकार यानी जनरल गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य दोनों के सम्मिलित घाटे का आकलन करती है। और यहीं पर वो तुलना आती है जो आर्थिक समीक्षा में दी गई है। भारत का 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 6.60% है, जबकि इंडोनेशिया का यील्ड 6.3% है। मजे की बात यह है कि दोनों ही देशों की क्रेडिट रेटिंग समान रूप से BBB है। बिल्कुल समान रेटिंग होने के बावजूद। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने के बावजूद राज्यों के बढ़े हुए घाटे के कारण समग्र रूप से पूरे देश को कर्ज लेने के लिए वैश्विक बाजार में अधिक ब्याज चुकाना पड़ रहा है। सही कहा। वित्तीय अनुशासनहीनता अब किसी एक राज्य की स्थानीय समस्या नहीं रही, वो पूरे देश की उधारी लागत यानी बोरिंग कॉस्ट को बढ़ा रही है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। यदि राज्य अपना घाटा कम नहीं करेंगे तो केंद्र द्वारा किए जा रहे राजकोषीय समेकन के प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए अब अर्थव्यवस्था के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो हमेशा आम जनता से लेकर नीति निर्माताओं तक की सुर्खियों में रहता है, मुद्रास्फीति या महंगाई।
अध्याय 5। हाँ, और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इस बार आर्थिक समीक्षा का अध्याय 5 पूरी तरह से इसी पर केंद्रित है। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था एक विशाल इंजन की तरह है। ठीक है। कोई भी इंजन एक समान रूप से गर्म नहीं होता। कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में ज्यादा गर्म या महंगे होते हैं। अभी की स्थिति देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 26 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6% से घटाकर 2.0% कर दिया है। मुख्य रूप से अच्छी फसल की उम्मीद के कारण। हाँ, हालांकि आईएमएफ ने इसे 2.8% आंका है, लेकिन कुल मिलाकर यह आरबीआई के 4% के लक्ष्य से काफी नीचे है। ये एक बहुत ही सकारात्मक मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है। लेकिन अध्याय 5 की असली गहराई इसके राज्य स्तरीय विश्लेषण में है। राज्य स्तरीय विश्लेषण आमतौर पर हम महंगाई को एक राष्ट्रीय समस्या मानते हैं। हमें लगता है कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा या घटाएगा तो पूरे देश में महंगाई एक साथ नियंत्रित हो जाएगी। सही बात है, हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन आर्थिक समीक्षा इस धारणा को चुनौती देती है। इसमें राज्यों के बीच मुद्रास्फीति का अभिसरण यानी इन्फ्लेशन कन्वर्जेंस अक्रॉस स्टेट्स की अवधारणा पेश की गई है। समीक्षा में इसे साबित करने के लिए फिक्स्ड इफेक्ट्स पैनल रिग्रेशन मॉडल जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, नाम थोड़ा जटिल है। क्या हम इस सांख्यिकी मॉडल को डिकोड कर सकते हैं? ये मॉडल असल में साबित क्या कर रहा है? तकनीकी शब्दावली को किनारे रख दें तो ये मॉडल बहुत ही सरल और व्यावहारिक बात कहता है। ये बताता है कि किसी भी राज्य में महंगाई दर केवल राष्ट्रीय नीतियों से तय नहीं होती, बल्कि उस राज्य की अपनी स्थानीय परिस्थितियों से भी तय होती है। इस मॉडल के अनुसार दो सबसे बड़े कारक हैं। पहला, उस राज्य में मजदूरी दर यानी वेज रेट में बदलाव, और दूसरा उस राज्य की अपनी जीडीपी यानी जीएसडीपी में वृद्धि। अच्छा, अगर किसी राज्य में उत्पादन या आर्थिक विकास तेज नहीं है, लेकिन वहाँ मजदूरी तेजी से बढ़ रही है, तो वहाँ महंगाई राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा होगी। यह बिंदु अध्याय 5 के चार्ट वे पॉइंट 20 से और स्पष्ट हो जाता है। यह चार्ट राज्य स्तर पर मुद्रास्फीति के अंतर और वेज गैप के बीच का सीधा संबंध दिखाता है। बिल्कुल। यानी जिन राज्यों में मजदूरी की दरें राष्ट्रीय औसत से काफी अलग तरीके से व्यवहार करती हैं, वहाँ महंगाई का ग्राफ भी अलग चलता है। सही पकड़ा आपने। अगर एक राज्य में बिना उत्पादकता बढ़े मजदूरी बढ़ जाती है, तो वस्तुओं को बनाने की लागत बढ़ जाएगी। इसे ही हम अर्थशास्त्र में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं ना? एकदम सही, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केवल मौद्रिक नीति पर्याप्त नहीं है। राज्यों को भी काम करना होगा। बिल्कुल, राज्यों को अपनी आपूर्ति और उत्पादकता पर भी काम करना होगा। आरबीआई की एक ही ब्याज दर पूरे देश के लिए काम नहीं कर सकती जब तक कि राज्य अपनी संरचनात्मक अड़चनों को दूर न करें। यह यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही ठोस वैचारिक आधार है। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब इस संरचनात्मक चुनौती से जुड़ी एक और बड़ी पहेली पर आते हैं, जिसका जिक्र आर्थिक समीक्षा में प्रमुखता से किया गया है। बताइए। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि भारत में इतना विदेशी निवेश आ रहा है, हमारी विकास दर दुनिया में सबसे तेज है, तो फिर यहाँ व्यवसायों के लिए पूंजी या कैपिटल की लागत इतनी अधिक क्यों है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। 95 से 2025 के बीच भारत में औसत लंबी अवधि की ब्याज दर 7.61% रही है। यह आंकड़ा विकसित देशों तो छोड़िए, कई विकासशील देशों से भी बहुत ज्यादा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जटिल पहलुओं में से एक है। आम धारणा ये है कि ये उच्च ब्याज दर केवल आरबीआई की नीतियों या पिछली महंगाई का परिणाम है। लेकिन आर्थिक समीक्षा स्पष्ट करती है कि ये एक संरचनात्मक व्यापक आर्थिक परिणाम है। इस संरचनात्मक परिणाम को समझने के लिए हमें चालू खाता घाटे या करंट अकाउंट डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बिल्कुल, यहीं से इसकी जड़ शुरू होती है। जब कोई देश अपने निर्यात से होने वाली कमाई की तुलना में आयात पर अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है, तो वह चालू खाता घाटे की स्थिति में होता है। सही। इस अंतर को पाटने के लिए उस देश को विदेशी बचत या विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है। जब हमारी अर्थव्यवस्था लगातार विदेशी पूंजी पर निर्भर होती है, तो वैश्विक निवेशक मुफ्त में अपना पैसा यहाँ नहीं लगाते। एकदम सही, मुफ्त में कुछ नहीं आता। वे इस बात का जोखिम उठाते हैं कि भविष्य में मुद्रा विनिमय
समय दर में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए वे एक रिस्क प्रीमियम की मांग करते हैं। और इसी रिस्क प्रीमियम के कारण भारत में पूंजी की आधारभूत लागत हमेशा ऊंची बनी रहती है। इसका सीधा नुकसान हमारे एमएसएमई सेक्टर को होता है। हाँ, छोटे उद्योगों को। बिल्कुल, जो महंगी पूंजी के कारण वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसका समाधान सिर्फ ब्याज दरें घटाना नहीं है। तो समाधान क्या है? पूंजी की लागत को स्थायी रूप से कम करने के लिए भारत को एक अधिशेष उत्पन्न करने वाली या सरप्लस जनरेटिंग अर्थव्यवस्था में बदलना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने निर्यात को आक्रामक रूप से बढ़ाना होगा, विनिर्माण में उत्पादकता में सुधार करना होगा और धीरे धीरे विदेशी बचत पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। जब देश के भीतर ही पर्याप्त घरेलू बचत और सरप्लस होगा, तभी भारतीय व्यवसायों को सस्ती पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। बिल्कुल, यही आर्थिक समीक्षा का निष्कर्ष है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे गहरे वैचारिक पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अभी तक हमने जीडीपी, राजकोषीय घाटे और ब्याज दरों की बात की, लेकिन अर्थव्यवस्था सिर्फ स्प्रेडशीट और आंकड़ों से नहीं चलती। बिल्कुल नहीं, ये नियमों, प्रशासन और नागरिकों के व्यवहार से भी चलती है। समीक्षा में राज्य क्षमता यानी स्टेट कैपेसिटी और सकल घरेलू व्यवहार के बीच जो संबंध स्थापित किया गया है वो बेहद दिलचस्प है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है इस समीक्षा का। हम अक्सर अर्थव्यवस्था को खोलने या डीरेगुलेशन की बात करते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डीरेगुलेशन का मतलब है सरकार का पीछे हटना, लेकिन समीक्षा ये स्पष्ट करती है कि इसका अर्थ प्रशासन का पीछे हटना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को फिर से दिशा देना है। सही कहा। सरकार अपनी प्रशासनिक क्षमता को केवल पुलिसिंग या निगरानी से हटाकर समस्या समाधान में लगा रही है। इसी के तहत अनुपालन बोझ या कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। देखिए, प्रशासन तभी प्रभावी हो सकता है जब उसके पास अपनी नीतियों को लागू करने की क्षमता हो। लेकिन राज्य की ये क्षमता एक शून्य में काम नहीं करती। हाँ बिल्कुल। यहीं पर सकल घरेलू व्यवहार यानी ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर की अवधारणा सामने आती है। समीक्षा में एक बहुत ही स्पष्ट सामाजिक अवलोकन किया गया है। हाँ, वो निजी और सार्वजनिक संपत्ति वाला। बिल्कुल, डेटा और सर्वेक्षण दिखाते हैं कि भारतीय परिवार अपने घरों और निजी संपत्तियों की देखभाल और साफ सफाई में भारी निवेश करते हैं। लेकिन जब बात सार्वजनिक संपत्तियों या साझा स्थानों की आती है, तो वही रवैया उपेक्षा में बदल जाता है। यह एक ऐसा बिंदु है जो सीधे तौर पर अर्थशास्त्र से जुड़ता है। अगर नागरिक स्वयं नियमों का पालन नहीं करते, कर चोरी करते हैं या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सरकार को उन नियमों को लागू करवाने के लिए एक भारी भरकम तंत्र खड़ा करना पड़ता है। एनफोर्समेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ, पुलिसिंग की लागत बढ़ जाती है, अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन अगर समाज का सकल घरेलू व्यवहार सकारात्मक हो, लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करें, तो राज्य की क्षमता अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। एकदम सही। सरकार का पैसा और ऊर्जा एनफोर्समेंट से बचकर विकास कार्यों में लग सकती है। यह आर्थिक विकास का सबसे मानवीय और सामाजिक पहलू है। जब एक मजबूत सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो नीतियां और प्रशासनिक सुधार कई अधिक तेजी से और कम लागत में जमीन पर उतरते हैं। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा को अब समेटने का समय आ गया है। हमने 7.4% की मजबूत जीडीपी विकास दर से शुरुआत की, जो हमारी घरेलू मांग और पूंजीगत व्यय के मजबूत कंधों पर टिकी है। हमने देखा कि कैसे राज्यों का बढ़ता राजस्व घाटा और नकद हस्तांतरण पूरे देश के बॉन्ड यील्ड को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। अध्याय 5 की गहराइयों में जाकर यह समझा कि मुद्रास्फीति सिर्फ एक राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह राज्य स्तर पर मजदूरी और उत्पादकता के बीच के अंतर से गहराई से जुड़ी हुई है। सही कहा। इसके अलावा भारत में महंगी पूंजी के पीछे के संरचनात्मक कारणों और निर्यात बढ़ाकर अधिशेष उत्पन्न करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। और अंत में हमने समझा कि आर्थिक सुधार तब तक अधूरे हैं जब तक कि राज्य की क्षमता को नागरिकों के सकारात्मक व्यवहार का साथ न मिले। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू, चाहे वो वृहद आर्थिक नीतियां हों या स्थानीय प्रशासन, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक यूपीएससी उम्मीदवार या अर्थशास्त्र को समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इन कड़ियों को जोड़कर देखना ही असली समझ है। जाने से पहले इस चर्चा को सुनने वालों के लिए एक ऐसा गहरा विचार छोड़कर जा रहे हैं जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।
हम अक्सर मानते हैं कि व्यवस्था को बदलने के लिए सिर्फ बेहतर आर्थिक नीतियां और बड़े रिफॉर्म्स ही काफी हैं। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था की अंतिम सफलता और राज्य की क्षमता नागरिकों के सकल घरेलू व्यवहार पर निर्भर करती है, तो क्या हमें आर्थिक सुधारों के साथ साथ एक बड़े नागरिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले एक अधिक जिम्मेदार समाज बनने की शर्त पूरी करना अनिवार्य है? यह एक ऐसा सवाल है जो अर्थशास्त्र की सीमाओं से परे जाकर समाज शास्त्र को छूता है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।